नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी परिचर्चा का विषय है हिमालयी कविता के आंचलिक स्वर, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृति कर्मी लोकेश नवानी, नमस्कार, और भाषाविद भारती पांडे। नवानी जी और भारती जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत नवानी जी मैं आपसे करता हूँ, और आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो हिमालयी कविता है, संस्कृत, हिंदी, आंचलिक भाषा, इसकी प्रवृत्ति को आप किस रूप में देखते हैं? इस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी आ जाएगी, फिर मैं भारती मैडम के पास जाता हूँ। धन्यवाद मुकेश जी। किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी स्थान पर साहित्य की जो पहली धारा फूटती है, लोक से फूटती है। बहुत अच्छा। वहीं से उसका सृजन होता है। उसके लोक विचार, लोक आयोजन, लोक संस्कृति, लोक परंपराएं, ये सब उसके घटक हैं। क्योंकि किसी भी भाषा का जो बाद में बौद्धिक स्वरूप बनता है, उससे पूर्व जो उसके धरातल का निर्माण होता है लोक में होता है जी। लोक एक तरह का जिसे हम भदेश कहते हैं जी। जिसमें सामान्य व्यवहार और जिसका मूल तत्व होता है लोक रंजन जी। मन को प्रसन्न करने के लिए जो सृजन किया जाता है, उसकी शुरुआत लोक से होती है, और लोक में भी पहले चरण में गीत होते हैं जी। उनका मुख्य ध्येय ही वो होता है। बाद में ज्यों-ज्यों लोक प्रौढ़ होता है, परिपक्व होता है, बौद्धिक होता है, उसके जो वैचारिक धारा बदलती जाती है जी। सोचने का स्तर बदलता है। उसमें फिर नए रूप में कविता, व्यंग, मुहावरे, ऐसे जो उसके रचने की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है, और साहित्य उसी क्रम में प्रौढ़ होता है जी। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि लोग तो पहले ही से था, जब से हिमालय या कोई क्षेत्र बनता है जी। लेकिन उसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि उस दौर में जो प्रशासकीय या शासकीय या राजकीय या सामाजिक संवाद या बौद्धिक संवाद या शिक्षा की जो भाषा होती है, उसको लोग अपनाते हैं। हिमालय में भी यही हुआ। यहाँ संस्कृत का साहित्य लिखा गया या हिंदी का साहित्य लिखा गया, उसका कारण यही था कि लोक भाषा के ऊपर राजकीय भाषा की, बौद्धिक भाषा की, सामाजिक भाषा की श्रेष्ठता थी। इसलिए हमारे जो लेखक तैयार हुए, चाहे हम कालिदास की बात करते हैं, जो भी हिमालय में पैदा हुए, वे उस भाषा में लिखने लग गए, क्योंकि प्रतिष्ठा, सम्मान और मूल्यांकन वहीं से हो रहा था। शासकीय भाषा, शासकीय भाषा का जी, सामाजिक प्रतिष्ठा की भाषा का जी, बौद्धिक भाषा का, वो बौद्धिक भाषा थी जी। आप समझ रहे हैं, शैक्षिक भाषा थी। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि यहाँ के बहुत सारे लोग ये जो धार्मिक कार्य सीखने के लिए बनारस जाते थे, तो वो उस समय की शैक्षिक और बौद्धिक भाषा थी जी। तो उसमें लिखा। फिर लोक भाषाएं क्योंकि उभर कर नहीं आ पाई, तो हिंदी जब प्रमुख भाषा बनी, तो आप आज भी देखते हैं कि जो हमारे यहाँ के साहित्यकार लोक भाषा में लिखने की बजाय हिंदी में चले गए, और देश की मुख्य धारा में आप बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों को बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन जो उनका भाव है, जो बिंब है, उनका जो कलेवर है, उनका अवचेतन है, वो अपने लोक से जुड़ा रहता है और उनकी रचनाओं में व्यक्त होता है। लेकिन आंचलिकता का मूल लोक है। लोक। नवानी जी, आपके जो इस प्राथमिक संबोधन में एक बहुत बढ़िया और एकदम मौलिक जो आपने इसकी पृष्ठभूमि बताई कि पहले लोक में चीज़ें आकार लेती हैं, और फिर क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि संस्कृत से हिंदी और हिंदी से लोक भाषा, लेकिन उस धारा को आप एकदम उल्टा करते हैं। जी जी। और आप मानते हैं कि पहले लोक से शुरू होता है और धीरे धीरे। दूसरी चीज़, आप कालिदास और वहाँ से अगर हिंदी कविता को लेते हैं, तो ये ज़रूर हमारे सामने एक चुनौती आती है कि आज हमारी हिंदी, ख़ासकर लोक भाषाओं की जो कविता है, वो किस मकाम पर है। इस सवाल के साथ मैं आपके पास अगले चरण में आता हूँ। उससे पहले भारती पांडे मैडम, आपको तो कुमाऊँ की लोक संस्कृति की बहुत गहरी अध्येता आप रही हैं।
क्या कुमाऊं के जो लोकगीत हैं इनको हम कविता का ही एक रूप मान सकते हैं? और इसी से जुड़ा ये सवाल भी कि एक पुराने दौर के लोक कवि थे, एक इस दौर के लोक कवि हैं, उनको आप किस रूप में याद करती हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा नौटियाल जी। जी ये कविता काव्य के दो रूप हैं जी। और एक गीत है, एक कविता है जी। ऐसी लोक में भी जो हम साहित्य देखते हैं उसमें कविता भी है, गीत भी है जी। कविता जो है एक व्यक्ति की रचना होती है जिसको कि हम चुरा नहीं सकते, मतलब उसमें अपने भाव नहीं रख सकते अपने। लेकिन लोक के जो गीत हैं वो उसका जो रचनाकार है वो अज्ञात रहता है। क्या बात है। तो अज्ञात रहने की वजह से उसमें अपने लोग जोड़ते चले जाते हैं और लोकगीत बनते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, बेड़ पाकू गीत का है जी। बेड़ पाकू वैसे तो कहते हैं कि बृजेंद्र लाल शाह ने इसकी रचना करी, उन्होंने उसके आगे की रचना करी जी। जैसे मुखड़ा होता है और अंतरा होता है ना जी। तो मुखड़ा जैसे उन्होंने बेड़ पाकू कहीं से सुना, इसके बारे में मुझे उनके परिवार के किसी ने बताया था कि एक बार कोई ग्वाला जा रहा था और वो ये कहते जा रहा था बेड़ पाकू, तो वो शब्द उन्होंने उससे टिपा। अच्छा। उसके बाद उन्होंने उसकी आगे रचना बनाई। अच्छा। बेड़ पाकू बारू मासा जी। तो बेड़ पाकू बारू मासा उन्होंने तो जो बनाया था तो उसका ओरिजिनल तो जो है वो तो 4-6 लाइनों का या 8-10 लाइनों का है, लेकिन बाद में उसके साथ कई लाइनें जुड़ती चली गई हैं। आजकल के आप देखिए नए नए बेड़ पाकू के गीत में उसमें क्योंकि उसका अज्ञात है इसलिए उसको लोग उसमें जोड़ रहे हैं जी। लोग को ये आज़ादी है कि वो उसमें जोड़ सकता है। तो ये उसमें और क्योंकि लोकगीत में हमारे संस्कार गीत हैं, मौसम के गीत हैं, श्रम गीत हैं, बहुत सारे गीत इसमें जुड़ते चले जाते हैं जो समय के अनुरूप रहते हैं। और इसमें भी अब जैसे स्वर्ग तारा गीत है उसका तो अभी तक अज्ञात है, कोई पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से आया। स्वर्ग तारा जुनेली राता। हाँ, स्वर्ग तारा जुनेली राता बहुत चर्चित लोकगीत। हाँ, तो इस तरह से हमारे जो गीत है। अच्छा, इसमें जो हमारे संस्कार गीत है उसमें कुछ गीत ऐसे हैं संस्कार के कि जो हमारे मंत्रों के पैरेलल चलते हैं। अच्छा। उधर पूजा स्टार्ट हुई, मंत्र हुआ उसके साथ, जैसे गणेश जी का पूजा स्टार्ट हुई तो जय जय हे रंबा, तो इस तरह से गीत शुरू हो जाते हैं जी। अब आपने मुझसे पूछा कि पुराने हमारे जो दौर के हैं और आज के दौर के हैं, तो उनके उसमें तो जैसे अभी आपने भी बात करी थी कि संस्कृत से वो किया, तो हमारे यहाँ गुमानी पंजी हुए। हाँ, गुमानी पंत बहुत बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो गुमानी पंजी अपनी रचना जो करते थे पहले संस्कृत में करते थे, फिर कुमाऊनी में और फिर खड़ी बोली में और नेपाली में। तो 4 भाषाओं का सम्मिश्रण उनके काव्य में रहता था जी। तो उनकी हाँ, वो खड़ी बोली के पहले कवि भी कहे जाते हैं। हाँ, गुमानी पंजी जी। तो उनकी मैं आपको रचना बताती हूँ जी, जी। उसमें जैसे खड़ी बोली की उनकी लाइन है कि बाजे लोग त्रिलोकीनाथ शिव की पूजा करें तो करें, और इसी का कुमाऊनी में लिखा है उन्होंने, कुए भगत गणेश का जगत में बाजा हुन त हुन। और फिर नेपाली में है रामरो ध्यान भवानी का चरण में गर्दन कसेले गरन। क्या बात है। और संस्कृत में है धन्यात्मा तुलधाम नी रमते रामे गुमानी कवि। तो ये उनका, और उन्होंने और गुमानी कवि क्योंकि पहाड़ से जुड़े हुए थे, उन्होंने कुमाऊं का रहन सहन साग सब्जियों पर लिखा, और वो प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे या समझते थे। मतलब उनकी एक रचना है काफल, वैसे तो हिसालू भी है उनकी, काफल है, मैं उसकी आपको 4-6 लाइनें बताती हूँ, उसका अनुवाद भी बता दूंगी आपको। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि खाना लैक इंद्र का छिया हम भूलोक आई पड़ा, खाना लैक इंद्र का छिया हम भूलोक आई पड़ा, पृथ्वी में लग गयो पहाड़ हमरी थाली रचे देबुले, योई चित्त बिचारी काफल सबे राता भया क्रोध ले, कवे बुड़बड़ा शर्मले नीला धुमेला भय। तो उन्होंने काफल के अंदर की जो दर्द, क्योंकि उनको इंद्र की सभा में होना चाहिए था और वो धरती पर आ पड़ा, और देवताओं ने ऐसी उनके लिए रचना करी कि उनको पहाड़ भेज दिया काफलों को। अच्छा। तो इसलिए काफल जो है नाराज हुए, और वो पहले नाराजगी उनकी लाल रंग की हुई, उसके बाद वो थोड़ा उनकी अवस्था बढ़ी हुई, तो उसकी अवस्था बढ़ने के बाद वो नीले और धूमेल रंग के हुए। आप उसकी कल्पना कीजिए ना, पहले काफल हरा होता है, उसके बाद वो लाल होता है, लाल के बाद उसमें कहीं पे धूमल रंग होता है, कहीं पर कहीं पर मैच्योर्ड फॉर्म में वैसे होता है। तो ये काफल का उनका वो था। इसी तरह से हमारे सुमितनंदन पंत हुए, उन्होंने रचना करी है, बुरांस पर करी है। तो उनकी एक ही रचना कहते हैं, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि उनकी 2-4 रचना और भी हैं, लेकिन हमारे पास कुमाऊनी में सार जंगल में त्वेजे कहना फूलन से बुरुस जंगल जली जा। अच्छा। तो बुरुस का जो उन्होंने किया अग्नि के फ्लेम की तरह उसको देखा है जी। इस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गौरदा हुए, गौरी दत्त पांडे,
जी। तो उनकी रचनाएं तो सुन के लोगों ने आंदोलन में गौरदा का पूरा नाम क्या था? उनका था गौरी दत्त पांडे। गौरी दत्त पांडे, गौरदा कहते थे जी। तो हमरो कुमाऊं हमचा कुमैया इनकी बहुत अच्छी रचना थी। उसके साथ उन्होंने कुली बेगार पर लोगों को उद्वेलित किया कि उसमें आप कुली बेगार उनको ना दीजिए। उनका था मुलुक कुमाऊं सुन लिया यारो झन दिया कुली बेगार। इस तरह से लोगों को वो जागृत करते थे। हुचिया कस अत्याचार के समय भी उन्होंने जो अंग्रेजों का अत्याचार था तो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। इस तरह से डंडन की मार, छाती में अड़ूनी दंड और गर्दन में तलवार, तो इस तरह की उनकी रचनाएं उनकी। अब ये नए दौर के कवियों में तो बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में भी किया, जो जनगीत के जनकवि रूप में भी हुए। कुछ नाम जैसे उनका है गिरदा का नाम है, गिरदा चीमा जी का नाम है, गिरीश तिवारी गिरदा, बहुत तो उनकी तो उन्होंने सिर्फ जन कवि के रूप में जन आंदोलन के गीत ही नहीं लिखे, उन्होंने प्रकृति पर भी लिखा है। उनकी एक रचना है उसमें बसंत पर है कि ध्यान टूटो छर फुका जोगी को। ये किसका? गिरदा का है जी। और आज बभूत जाले पिंगली गए, मुलमुल हंसी हिमालय की चेली, सुकीली हंसी थोल अनमनी गए। क्या बात है। तो इस तरह से एक मोहन जोशी जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी ये रामायण रामचरितमानस का, वेदों का जो है कुमाऊनी में अनुवाद किया है। अच्छा। तो उनकी वो मतलब जो है परिस्थितियों पर भी लिखते हैं। तो उनकी है यहाँ गाड़े गाड़ रह गया, यहाँ खाड़े खाड़ रह गया, यहाँ ठाड़े ठाड़ रह गया, यहाँ भाड़े भाड़ रह गया। तो इस तरह से उनकी ये कविताएं हैं जी। और गिरती मान्यताओं के ऊपर भी यहाँ के कवियों ने लेखनी चलाई है अपनी। हीरा सिंह राणा जी जो हुए जी, तो उनके कुरपुराण टूट गई, दांड सयान उठ गई और मन की पितली है गो। तो इस तरह से इनकी कविताएं। गोपाल दत्त भट्ट जी अच्छा लिखते हैं। दगड़ियों मुच्छाओ जगाओ उनकी एक मतलब क्रांतिकारी एक कविता है। इस तरह से पेटसाली जी हैं, उन्होंने शराब के ऊपर लिखी है पीबेर सुर। तो गुदी फोड़ी हाली पीबेर सुर, खुट्टोड़ हाली पीबेर सुर, इस तरह उनकी कविता है। और हेमंत बिस्ट जी की कविताएं हैं, चौमासक हमारे गाँव करके। और महिलाएं भी लिख रही हैं, महिलाओं ने भी लिखा। देवकी महाराज जी का नाम इसमें आता है, दीवा भट्ट जी का हो गया। और इस तरह से काफ़ी नाम है महिलाएं जो लिख रही हैं। देवकी मेहरा जी की मैं एक बताती हूँ, विकास के ऊपर, ये काफ़ी पुरानी उनकी रचना है। तो उस समय विकास का उन्होंने लिखा था कि आजी जाले उसे छू मेर पहाड़, आजी जाले उसे छू मेर पहाड़, एक थैल पिसनी घट छू। जैसे घट बहुत धीरे धीरे पिसता है ना, तो दिन भर में एक ही थैली पिसती है। तो पांडे जी, इस पे इसी प्रश्न पे मैं थोड़ा परिवर्तित रूप में फिर आपके पास आता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा हम नवानी जी के पास जाते हैं, लोकेश नवानी जी के पास। जी जी। लोकेश नवानी जी, जैसे अभी भारती पांडे मैडम मैंने कुमाऊं का जो पूरा लोक साहित्य है, ख़ासकर कविता जो आजकल लिखी जा रही है, जो और ये भारती पांडे मैडम, ये हम सभी को ये सुनना बड़ा सुखद लगा कि सुमित्रानंद पंत जी ने कुमाऊनी में भी कविताएं लिखी हैं। गढ़वाली में जो कुछ आजकल लिखा जा रहा है, उसमें अगर कविता के पक्ष को ही हम लें तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? कौन कवि हैं जिनको आप याद करना चाहेंगे, या जो अद्भुत रहे और आज के दौर में भी हो सकता है कि कुछ नए चेहरे जिनको आप यहाँ पर जिनका नाम उल्लेख करना चाहें? इसमें सबसे ज़रूरी बात जिसे समझना आवश्यक है वो ये है कि जो आंचलिक भाषा में गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी जिनमें भी लिखा जा रहा था, ये भावनात्मक लेखन था। साहित्य के निर्माण का पहला जो कालखंड होता है वो भावनात्मक ही होता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आदिकाल। मेरी दृष्टि में वो भावनात्मक काल होता है। हमें जो काल खंडों का विभाजन भी जो करना चाहिए लोक साहित्य में भी, उसे भावनात्मक काल कहना चाहिए, क्योंकि लोक से जुड़कर आता है। तो गढ़वाली या कुमाऊनी में जो पहली कविताएं हैं वो भावनात्मक कविताएं हैं। बहुत सुंदर। जैसे हम महसूस करते हैं कि हिमालय बहुत सुंदर है और हिमालय के यश और कीर्ति के गीत गाते हैं, गुणगान गाते हैं उसका, कि वो बहुत ही ऐसी स्वर्ग जैसी भूमि है, अप्सराएं हैं और शिखर हैं, क्या हैं। ये तो हमारा पक्ष है। तो भावनात्मकता का पहला चरण है। जैसे मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि तब आता है विचार, कविता में तब दर्शन आता है। वो कहाँ से आता है? बाद में पता चलता है कि हिमालय तो ऐसा है ही नहीं।
तो मैं प्रेमलाल भट्ट को यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि कैन बोलिया ऋषि मुनियों की देवर देवताओं की धरती च। किसका है? प्रेमलाल भट्ट जी। अच्छा, प्रेमलाल भट्ट। हाँ। कैन बोलिया ऋषि मुनियों की देवर देवताओं की धरती च, तुम्हें बता क्या रूख माटमा फसल प्यार की उग सकनी च। जख भूम्याल भूका मुन्नाचन मेघ तिशाला ही घुमणाचन, रक्षपाल रक्षा का बाना त्राही त्राही बल सब करनाचन, यख बल कवि देवता रहंदा छा, बात क्या या तुम तय खपनी च, तुम्हें बता क्या रूख माटमा फसल प्यार की उग सकनी च। कहने का आशय ये है कि ये यथार्थ है हमारा, यथार्थ है। हम स्वर्ग में नहीं रहते जी, जी। हम तो राक्षसों के मुल्क में रहते हैं। जी। द्वेष, ईर्ष्या, जी। जो सामाजिक विद्रूपताएं हैं उस समाज में वो उस इसी तरह जी कन्हैयालाल डंडियाल हैं। हाँ। तो कन्हैयालाल डंडियाल ने 1975 में जो कविता का जो दौर नया हुआ भावनात्मकता से, तो पहले हमें खुद लगती थी बहुत। बुल्ली की खुद, माँ की खुद, पत्नी की खुद, विरह, श्रृंगार की बहुत सारी कविताएं लिखते थे हम। जी। जीत सिंह नेगी जी पहाड़ में रोते थे कि बीरा के लिए रोते थे कि तू होली ऊंची डांडी माँ बीरा, घसियारी का भेष। आजकल तो आप रोए नहीं बहुत दिनों से। हम अब नहीं रोते। तो वो भी एक कल्पना लोक था। लेकिन कन्हैयालाल डंडियाल ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, हमारू गढ़वाल, उनकी एक कविता है हमारू गढ़वाल, खरड़ी डांडी पुंगड़ी लाल, धरती को मुकट भारत को बाल हमर गढ़वाल। यक्की संस्कृति गिंदड़ा गिगड़ा और गड़ियाल, गिंदोड़े होते हैं ना। हाँ ठीक है, गिंदड़ा गड़ियाल तो नदी में मछली, यानी कि वो हमारा कल्चर है। तो यथार्थ ये सच ये था। आप समझ रहे हैं ना। तो जो सामाजिक सत्य है वो कविता में नए रूप में आया। तो ये आज की कविता है। पारंपरिक कविता आप गा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, हिमालय का वर्णन करिए, उसमें सौंदर्य है, उसमें सौंदर्य है, उसकी महिमा का वर्णन है। लेकिन यथार्थ ये है, यथार्थवादी कविता ही असली कविता। आज की कविता जीवन की कविता, संघर्षों की कविता। उसमें हमारा संघर्ष भी है कि जो हम गिगाड़ खा रहे हैं, जो हम गड़ियाल खा रहे हैं, या देवभूमि के देव बालाएं सिर में एक बंठा लेकर नीचे नदी में पानी के लिए आ रही है, तो वो जीवन का सत्य और यथार्थ है। तो ऐसे कुछ कवि जो आज के दौर में लिख रहे हैं, उनकी कविताओं को पूरा असल में वाचन नहीं हुआ। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम कविता तो लिख रहे हैं, लेकिन अच्छी कविताओं पर विमर्श नहीं हो रहा है, उनका इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भावुकतावश लिख रहे हैं, विषय रिपीटेशन हो रहे हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैंने 50 साल पहले या 40 साल पहले सन 75-76 में एक दिल्ली नौजवान कविता लिखी थी। जी। मैं देखता हूँ वो पलायन पर है, एक बुढ़िया पर केंद्रित है। मैं उसके 40-50 साल बाद देखता हूँ ठीक वैसी पैटर्न की कविताएं लिखी जा रही। किसी को पता नहीं मैंने क्या लिखा है। जी। इट मीन्स कि जो अध्ययन है उसकी बड़ी कमी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। लोकेश नवानी जी ने किताब जो लिखी थी ना, मेरी किताब 15 अगस्त 1977 को छपी थी दिल्ली में। अच्छा। ठीक है, मैं 22 साल का था, समझ लीजिए। जी। उसमें मेरी कुछ बेहतरीन कविताएं हैं जो किसी ने पढ़ी नहीं। जी। आप इससे समझ सकते हैं कि मैं साहित्य जगत में बड़ा सक्रिय हूँ। मैंने भाषा के लिए बहुत काम किया, प्रचार प्रसार के लिए उसे कविता को फैलाया, नई थ्योरियाँ दी। लेकिन जब हम उनकी व्याख्या करते हैं या साहित्यिक अध्ययन करते हैं तो उनका किसी को पता ही नहीं होता। फिर नया कवि आता है, वो फिर 50 साल पहले से लौटकर उसी भाव में लिखता है, क्या सुंदर है तू, रूपक की खजानी है भगेनी का नीचे, रूपक की खजानी भगेनी का नीचे। वो उस पर लौट आता है, वो संघर्ष पर नहीं लौटता। तो ऐसा है कि कुछ कवि इस समय बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं। जैसे मैं एक वो कवि है सूरज का द्वार भिचोल दरा, एक शिवदयाल शैलज है, बड़ी अच्छी कविता थी, मैंने उसका पाठ भी करा था। वो समाज के उस वर्ग की आकांक्षाओं का कवि है कि जो उसके हक की मांग करता है कि सूरज के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, उसके दरवाजे खोलो। भिचोलना मतलब खटखटाना, जोर से धक्का देकर। सूरज का द्वार भिचोल जरा, बड़ी सुंदर कविता है वो। जैसे अभी एक नए कवि ने कुछ लिखी कि जरा आओ, मैं शांति प्रकाश जिज्ञासु की, आओ मैं दगड़ी, मैं सूरज से आँख छीनने जाता हूँ,
तुम मेरा साथ दे सकोगे, तुम मेरे साथ दे सकलिया, मेरे दगड़ू कर सकलिया, अगर नहीं कर सकता तो घर में रहे तब तुम कुछ नहीं चाह। ऐसे देवेंद्र प्रसाद जोशी की बड़ी अच्छी कविता है सिया लोग। दरअसल हम कौन से लोग हैं? हम सोए हुए लोग हैं। सिया लोग ढुंगुनी धोल सकता, नदी पार नहीं कर सकता, इस तरह की कविता के उनके बिंब हैं। सोए लोग, नौटियाल जी ने किताब लिखी, लोकेश जी कवि बन रहे हैं, लोकेश जी ने इनकी किताब ही नहीं पढ़ी। तो मैं सोया हुआ समाज हूँ, लोग हूँ, मैं लोकेश नवानी नहीं, मैं तो एक लोक हूँ। हम बहुत सारे लोग हैं जी। यहाँ तो मैं एक वचन हूँ ना, लोकेश नवानी, मेरे में सब समाये थे, मेरे जैसे ही सारे हैं जी। तो हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ का कि हमें क्या पता है कौन है भाई मुकेश जी कौन है, हमें पता नहीं। हमें साहित्य का जो लिखा जा रहा है समग्रता से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। बीना कंडारी अच्छा लिख रही है, कुछ कविताएं बड़ी अच्छी हैं, हमें पता ही नहीं है। ये जो हम मेन स्ट्रीम में कुछ लोगों को देख रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। और एक वो जो चिन्मय सार ने लिखी है, चिन्मय सार एक दार्शनिक कवि है, उसकी कविताएं बड़ी गहरी हैं। बिल्कुल। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अब उनकी किताब भी बंद हो गई जी। नवानी जी, जिस तरफ आपने, मुझे लगता था कि ज़रूर आप इस पक्ष पर आएंगे, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ और पुराने लोग जिन्होंने एक पीढ़ी को तैयार किया लोक भाषा में, जब आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखते होंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ निराशा भी जाहिर सी बात है होती ही है। लेकिन ये जानना अच्छा है कि नई पीढ़ी के भी कुछ बहुत अच्छे कवि हैं जो लोक भाषा में अच्छा लिख रहे हैं। और आपने शुरुआती वक्तव्य में एक जो बात कही थी कि हमारे उत्तराखंड के जो खासकर जो हिमालयी अंचल के लेखक कवि रहे, वो मेन स्ट्रीम की भाषा में, हिंदी में इसलिए गए कि वो एक शासकीय भाषा है, उसकी एक बड़ी परिधि है, बौद्धिक है, सामाजिक है, शैक्षिक है, बौद्धिक, सामाजिक, शैक्षिक, बड़े फलक है, बड़े फलक का विस्तारित होने के लिए। लेकिन नवानी जी और भारती मैडम, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमारे यहाँ से भी उन्हीं कवियों, उन्हीं लेखकों, मैं नाम लेता हूँ विद्यासागर नौटियाल, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, इलाचंद जोशी, इन लोगों ने भले हिंदी को अपनी भाषा बनाया हो, लेकिन बिंब सारे वो हमारे पर्वत समाज के हैं, कहानियाँ सारी हमारी अपनी लोक की हैं। तो जाहिर सी बात है जो बड़े, और वो भी एक महत्वपूर्ण काम उन लोगों का रहा। भारती पांडे मैडम, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ कि कुमाऊँ के ग्राम्य जीवन को जिन लोगों ने, जिन लेखकों ने मुख्य धारा के जरिए या लोक भाषा के जरिए भी शेष भारत के सामने जो लोग लाए, उनको आप कैसे देखते हैं? उन लेखकों का नाम या कोई रचना खास आपको ध्यान आती हो तो? इस क्षेत्र में तो काव्य जगत से तो मेरे ख्याल उतने नहीं हुए। अच्छा। जितने गद्य लेखक हुए, जिन्होंने कहानी के मार्फत से, उपन्यास के मार्फत जिन्होंने अपने शब्दों के जरिए अपने पहाड़ का परिचय कराया, यहाँ के ग्राम्य जीवन का परिचय कराया। इनमें जैसे सबसे पहले नाम तो मुझे याद आता है शिवानी जी का। उनके कहानियों में, उनके उपन्यासों में जो है यहाँ के शब्द उन्होंने रखे हैं, संबोधन वाले शब्द रखे हैं। तो संबोधन वाले शब्द से भी लोग कुमाऊँ को पहचानने लगे। बिल्कुल पहचानने लगे जी। और मृणाल पांडे जी हैं, अभी क्या नाम इनका, हिमांशु जोशी हैं, शैलेश मटियानी, अभी आपने नाम लिया था, बट्रोई जी, इन लोगों ने मतलब सब ने अपने पहाड़ का कुछ ना कुछ उसमें रखा है जीवन को। मैं इस बारे में आपको अपना एक अनुभव, एक बात बताना चाहूँगी कि हम यहाँ से 30-32 साल पहले की बात है, हम यहाँ से ट्रांसफ़र होकर बड़ौदा गए थे। तो वहाँ एक कोई मतलब किसी की सभा थी महिलाओं की, तो उसमें महारानी गायकवाड़ आई हुई थी। तो सबका परिचय हुआ, तो मैंने उनसे कहा वैसे तो मैं कुमाऊँ से हूँ। जैसे मैंने कुमाऊँ शब्द बोला तो एकदम बोले अच्छा वो कैंजा वाली, वो शिवानी जी वाली। मैंने कहा हाँ मैं उन्हीं के वहाँ से हूँ। बहुत चर्चित उपन्यास है। हाँ एकदम से, मतलब उसमें उनको हमारे कैंजा का मतलब है स्टेप मौसी, मौसी, सौतेली माँ नहीं, मौसी हुई जी, सौतेली माँ मौसियाणी हुई। अच्छा, वो मौसियाणी जी। तो इस तरह से हमारे शब्दों के जरिए जो है सब बाहर गए। अब आजकल जो लिख रहे हैं उसमें अभी ऐसे बीच में तो हमें कोई लिख रहे हैं तो सिर्फ कुमाऊनी में ही लिख रहे हैं। जैसे पत्रिकाएं हैं जो कुमाऊँ की, पहरू है, इनमें कुमगढ़ है, तो उसमें कुमाऊनी में ही लिख रहे हैं। लेकिन हिंदी में जो है अपने भाषा के शब्द मुझे नहीं दिखाई दिए कहीं भी जी। तो उसमें अभी जैसे नीरज पंत जी हैं, वो पद्य में लिख रहे हैं, तो उनकी कविताओं में मैंने कहीं कहीं जो शब्द पढ़े हैं जिसमें ठहरा है, दाजू है, और पेड़ों के नाम है, तुन है, जो हमारे पर्वतीय नाम लिए जाते हैं जी। तो ये तो उनकी एक कविता है
आंखें जो देखती सपने बार बार, हिंदी में कविता है, इसमें शब्द हैं जी। तुम्हारे घर लौट आने का, महीने साल गुजरने के बाद याद करती हूँ उस दिन हुई थी बरसात, सामने तुन के पेड़ और पेट काट काट कर, पत्थर सार सार कर, सार कर, हाँ, बनाया एक कम्र, कम्र मतलब कमरा, हाँ ठीक है। हाँ। तो इसी में इनकी और जो रचनाएं हैं उसमें गुदड़ी हो गया, राजा हो गया, तुन हो गए, बाँच के पेड़ हो गए, उतीस के पेड़ हो गए, देवदार के हो गए, और ठहरा, ठहरी, नौला, ये और ईजा, ये दाजू, ये सब इसमें शब्द मुझे पढ़ने को मिले, तो नीरज पंजी का है। ऐसी एक डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, तो उन्होंने किरसान करके अपनी किताब लिखी है, पर्वतीय महिलाओं के जीवन पर है, लेकिन वो उसका अनुवाद साथ साथ करते हैं जी। कुमाऊनी में रचना है, उसका अनुवाद साथ में दे रहे हैं ताकि लोगों को समझ, हाँ हिंदी में जी। तो इस तरह से अपनी भाषा को थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका अन्यर पट्टे रत्ते ब्याण, मो गाड़बे धुरजान, घा गढ़ो लीबेर ऊण, जो झंगुर मडुआ खाण, जो छु सार पहाड़ रीढ़, वी बिण पहाड़ बिरान, बस उहे कुणी किरसान। तो मतलब उस महिला को किसान कहते हैं हम लोग, जो पहाड़ से जो सुबह उठ करके अपना मतलब ये जंगल को जाती है और खाने में वो जो अपना क्या कहते हैं जौला भट्ट ये सब खाती है, और जो काम करने में अपना बहुत महारत है, उसको किरसान कहते हैं। तो ये उनका वो है। इसी तरह से जो है हाइकू है, उनमें मैंने कईयों के उसमें देखा हल्के फुल्के उन्होंने कुमाऊनी शब्द रखे हैं। चौसात मेरी एक विधा है जिसमें मैंने हिंदी में भी लिखा है, उसको कुमाऊनी में भी लिखा है जी। चौसात तो उसमें मैंने शब्द रखने की कोशिश की है। मैं 2-4 बता देती हूँ। जैसे खेती बाड़ी, खनियर हो गए, हाँ खनियर मतलब खनियर, जी। अनहोनी। इसी तरह से है हम है रे पहाड़ी कुमगढ़ अनजान, और जीवित है चीड़ बन गए हैं हम तुम, चीड़ मतलब लाश, हाँ ठीक है। तो इस तरह से मैंने शब्दों को प्रयोग किया। अभी ये इसका मेरा भी चल रहा है इस पे काम जी। तो ये भारती पांडे जी, ये सवाल को लेकर मैं इसलिए आपके पास आया था कि आजकल इन दिनों हम जब सोशल मीडिया पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूली बच्चे, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, और बड़ी उम्मीद जगती है नवानी जी, आपको अच्छा लगेगा जानकर कि वो अपनी लोक भाषाओं में बहुत छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी टीपें लिख रहे हैं। और भाई उनके पास तो अंग्रेजी भी एक बहुत, अधिकतर बच्चे तो आजकल उसी माध्यम के हैं, उसके बावजूद वो लोक भाषा में आ रहे हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी था कि नई पीढ़ी में कौन लोग लिख रहे हैं। लोकेश नवानी जी, गढ़वाली में, लोक भाषा गढ़वाली में आजकल जो कुछ लिखा जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ। और अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या उपाय किए जाएं कि हमारी लोक भाषाओं में भी कुछ ऐसी रचनाएं आएँ जिसको कम से कम हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले अनुवाद करके अपने लोक में ले जाएं? हाँ, दरअसल यहाँ पर जो हमारे कविता की समझ है और जो कविता हमें मिल रही है वो कहाँ से आ रही है? लोक से, लोक अनुभवों से, लोक बिंब ग्रहण कर रहे हैं। जो बच्चे भी लिख रहे हैं, आपने बताया, वो बच्चे भी क्योंकि लोक से जुड़े हुए हैं, लोक के भाव उनके अंदर मौजूद हैं और लोक का पन मौजूद है, इसलिए वैसी कविताएं लिख रहे हैं। अब आते हैं मुख्य कविता पर। जब हम वैश्विक कविता की बात करते हैं जी, जब हम मेन स्ट्रीम की कविता की बात करते हैं, मुख्य धारा की कविता की बात करते हैं, तो वो विचार और दर्शन के स्तर पर हमारी कविता से समृद्ध है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम भाव ग्रहण कर रहे हैं और जो वैश्विक भाव है उसके बीच में कहीं गैप है, बिल्कुल है, जो हम भर नहीं रहे हैं, जिसे पकड़ नहीं पा रहे हैं जी। मूल्य किसका है? समकालीनता का। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल ठीक है। और हम गा रहे हैं गीत कौन सा? जिसमें हम ढोल में थिरक रहे हैं, डमरू में थिरक रहे हैं, थाली में थिरक रहे हैं, जागर में थिरक रहे हैं, लेकिन ये उतना समकालीन नहीं है, ये भावनात्मक है टोटल। ये पीछे से आ रहा है, ये बहुत पीछे का है, विचार से पीछे का है, जबकि हमें सोच के स्तर पर आधुनिक होना है, समकालीन होना है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो हम सोच नहीं रहे। मेरे कहने का आशय है कि नई कविताओं में भी
लोगों को नए विचार और दर्शन को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए कि अगर कोई लड़का, कोई कवि हमारा कहता है कि सूरज का द्वार बिचौल जा रहा है, वो अपना हक मांग रहा है, तो कविता की दृष्टि समकालीन है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी कविताओं में समकालीन दृष्टि का आना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कैसे पता चले? अगर हम अभी आपने जो कुछ समय पूर्व जो हमारे यहीं के मेन स्ट्रीम में जो मुख्य धारा के कवि लीलाधर जगुड़ी को हैं, लीलाधर जगुड़ी ने भी गढ़वाली में कविताएं लिखी हैं। जी, लिखी, उन्होंने भी लिखी है ना जी। वो कविता के जिस शिखर पर हैं, जितने गहन हैं, वो दर्शन और विचार की गहनता है जी। भले हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आरंभ हो रहा है, अथ हो रहा है जी, लेकिन हमें विचार के, हम लीलाधर जगुड़ी नहीं बन रहे हैं। जी। लीलाधर जगुड़ी के उस आरंभ को छूना होगा। वो तो शिखर पर पहुंच गए, वो जहाँ पर खड़े हैं उस जमीन को तो टच करना पड़ेगा, विचार की जमीन को, विचार की भूमि को, उस विचार की भूमि को, उस बिंब की भूमि को, उस शिल्प की भूमि को, उस आधुनिकता की भूमि को, तब हम नई कविता लिख पाएंगे। अच्छी कविता, समकालीन कविता, वैश्विक कविता, यथार्थवादी कविता, तब हमारी कविता पुष्ट हो जाएगी। अगर हम फिर वही सपने देखने वाली कविता लिखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। और नवानी जी, जो आपकी बातचीत से मैं समझ पाया वो ये कि कहीं ना कहीं हमारे जो, चाहे वो भारती पांडे मैडम, चाहे वो कुमाऊं से हों, गढ़वाल से हों, जौनसार से हों, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अभी कभी न कहीं उस नॉस्टैल्जिया की शिकार है। ऐसा ही आप जी, वही उसकी शिकार है, उस नॉस्टैल्जिया की और शिकार इसीलिए है। कविताओं के विषय भी रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल। जबकि वो आप कह रहे हैं कि नई दृष्टि, जिसमें वो नया संघर्ष, नए विषय आए। बहरहाल, लोक भाषा में जो कविताएं आ रही हैं नवानी जी और भारती मैडम, तमाम सीमाओं के बावजूद उन कविताओं को पढ़ते हुए एक, जिसको आप लोक भाषा में छपछपी शब्द कहते हैं, एक तृप्ति जो मिलती है, वो मेन स्ट्रीम की किसी भी भाषा की कविता को पढ़ने से नहीं मिलती। और ये हमारे नए ज़माने के जो कवि हैं, लेखक हैं, ये उनका कौशल है कि वो इतना कर पा रहे हैं। ज़रूर आप जैसे वरिष्ठ लोगों को संतुष्ट करने में अभी उस पीढ़ी को, नई पीढ़ी को खासकर समय लगेगा। बहरहाल, लोक भाषा के इस महत्वपूर्ण विषय पर लोकेश नवानी जी और भारती पांडे मैडम, आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण और सार्थक परिचर्चा की। साहित्यिकी का ये मंच आपका आभार प्रकट करता है। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।